हेलो नमस्कार। ओम नमः शिवाय। सब सलाम। आप सारों को एस्ट्रोलॉजी स्पीक्स पे दिल से अभिनंदन। खासकर हमारे जो व्यूवर्स हैं जो हमारी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं उनका मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। आज का जो टॉपिक है जैसा आपने थंबनेल में देखा है वो है कि व्हाट इज़ द एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन ऑफ चाइना। सो बहुत सारे मेरे दोस्त जो जानना चाह रहे थे कि जो चाइना की सिचुएशन है वो क्या होगी 2026 के बाद से। हालांकि ये जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन मैं चाइना पे दे रहा हूँ वो मैं अभी से दे रहा हूँ। तो अगर हम देखें, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट, आई हैव डन द एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड आई हैव मेंशन देयर, सो प्लीज़ वेट फॉर ए मोमेंट। हमने जो प्रेडिक्शन करी है चाइना की, चाइना वाज फॉर्मली अनाउंस्ड एज ए कम्युनिस्ट कंट्री ऑन द डे 1 अक्टूबर 1948। 1 अक्टूबर 1948 को PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दिस वाज द नेम गिवन बाय द माओ जेडोंग एंड हिज कंपेनियंस। और उस दिन हम लोग कह सकते हैं कि इसी डे जो है चाइना को ऑफिशियली एक कम्युनिस्ट कंट्री अनाउंस किया गया था। यानी जो मॉडर्न चाइना है उसकी जो आधारशिला है वो 1 अक्टूबर 1948 को रखी गई थी बीजिंग के अंदर। और उसका अगर हम देखें तो जो टाइम था वो अप्रॉक्सीमेटली इट वाज अराउंड 1:32 PM, दोपहर में 1:30 बजे का टाइम है। जरा इसका अगर हम देखें, एज आई एम आल्सो कीपिंग द स्क्रीन शॉट ऑफ द लग्न एंड ऑल दैट इन द वीडियोज़ टू। अगर आप देखें जरा इसके लग्न पे विचार करें तो चाइना का जो लग्न है वो धनु है। और इसमें बेसिकली गुरु को देखें तो 8वें प्लेस पे, गुरु को देखें तो वो 12वें भाव में है। और एस्ट्रोलॉजी में जो 12वां भाव होता है दैट डिनोट्स द बे मीन्स एक्सपेंसेस, एंड जो एक्सपेंसेस की बात करता है वो तब 30 करें तो इसके अलावा हमें मिलता है जो चाइना है उसका जो भाग्य भाव है, आई मीन द हाउस ऑफ फॉर्चून, जिसे हम नवा घर कहते हैं, उसमें शुक्र है, चंद्र है और शनि है। यानी शनि की महादशा में जो है चाइना बहुत अच्छा, जब शनि की महादशा हुई है तब तक चाइना ने अपनी इकोनॉमी में और अपनी डिफेंस में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं, बहुत खासकर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10वां जो स्वामी है, आई मीन जो 10वां हाउस है चाइना की कुंडली का, जो लग्न कुंडली है वो सूर्य है। तो जाहिर सी बात है चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में और अस्करी मामलों में, डिफेंस के मामलों में, इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल तबका पैदा किया उसने, और जो अपनी स्टडीज़ के अंदर एकेडमिक स्टडीज़ के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बड़ा साइंटिफिक और रैशनल अप्रोच उसमें लाया। तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में 10 में से 5 बच्चे आपको चाइनीज़ या फिर चाइनीज़ ओरिजिन के ही मिलते हैं। यानी कि 5 students out of 10 are found in American universities and British universities. I mean, majority of the students who are dominating across the American continent, they are from China और Chinese origin. इसके अलावा अगर आप देखें तो जो एकादश भाव है जो कि दोस्ती का है, लाभ का है, बेनिफिट का है, ठीक है ना, खासकर बेनिफिट्स का है, लाभ का है, उसमें मंगल एंड बुध है। मंगल जो है चाइना की कुंडली को बहुत एग्रेसिव बनाता है और मंगल से बहुत फ़ायदा हुआ है चाइना को, नो डाउट। बट नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, यू नो व्हाट, कि चाइना के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर हम लोग आने वाले ईयर्स में देखें, अभी तो 2024 से लेकर 2026 तक का टाइम, अभी 2027 तक का टाइम चाइना की इकोनॉमी के लिए बेहतर है। आई मीन चाइनीज इकोनॉमी इज गोइंग टू सरपास द इकोनॉमी ऑफ USA एंड इट विल बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट इकोनॉमी। आई मीन इट may get the first rank as far as the economy is concerned.
और ये बिल्कुल क्लियर है और मैं आज प्रेडिक्ट कर दे रहा हूँ। आज का जो डेट है वो आप मेंशन कर लें। आज की डेट है 20 दिसंबर 2023 और ये वीडियो अपलोड मैं कल करूँगा या फिर मेरे एडिटर साहब से मैं कहूँगा कि जल्दी अपडेट करें, इसको अपलोड करें। तो हो सकता है 21 या 22 में करें, लेकिन ये आप याद रखें कि 2027 तक चाइनीज़ इकॉनमी विल बिकम द फर्स्ट इकॉनमी ऑफ दिस वर्ल्ड। It will it will get the first rank and it will surpass the economy of USA and all the countries even. लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चाइना में ग्रोथ होने के साथ साथ चाइना जो सबसे बड़ी मिस्टेक करने वाला है वो ये है कि इट इज़ गोइंग टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके अलावा चाइना अपना जो रीजन है वो बढ़ाना चाहता है, अपना जो जोन है, अपना जो इलाका है, अपना एरिया जो है बढ़ाना चाहता है। और एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दैट विल बी गोइंग टू अकर एट द एंड ऑफ 2027 इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। 2027 के मिड में या 2027 के एंड तक एक वार स्टार्ट होने वाली है जो अभी कोल्ड वार की शक्ल में चल रही है। हालांकि इंडिया एंड चाइना के बीच में अभी कुछ अच्छा नहीं है, वो एक कोल्ड वार की शक्ल में चीज़ें चल रही हैं, यानी एक बड़ा तूफान आने के पहले की जो शांति है। लेकिन ये जो शांति आपको दिख रही है हिंदुस्तान के अंदर और चाइना के अंदर वो बहुत दिन नहीं चलने वाली है। ये बिल्कुल आप कह लें कि एंड पे है और ये 2 या 3 साल जो भी शांति चल गई उसके बाद इंडिया और चाइना के बीच में एक अच्छी खासी फिजिकल वार होगी। हालांकि आप मेरे इस चैनल पे जाके पीछे की वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि 2026 से 2033 तक का जो टाइम पीरियड है वो केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, बिल्कुल हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर, टर्की, इसके अलावा चाइना और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, मैंने सारा कुछ दे रखा है, उनके लिए बहुत ख़तरनाक है और उसको आप प्लीज़ ज़रूर एक बार ज़रूर देखें। वो मेरे इसी चैनल पे अपलोडेड है। खैर, आज की हम बात करते हैं, आज के जो मैटर उसकी बात हम करते हैं। आज के मैटर में चाइना जो है 2027 तक इकोनॉमिकली बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा, लेकिन फिर वो इंडिया के साथ गुत्थम गुत्था होगा और उसका जो एपिक सेंटर बनेगा वो बनेगा नॉर्थ ईस्ट। बी रिमेंबर, नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल का इलाका है। इसके अलावा जो भूटान का इलाका है, जो भूटान और इंडिया और जो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है, ये जो जोन है ये बहुत ही खतरनाक है और यही वो जोन होगा जहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में एक बार फिर पहले छोटी मोटी लड़ाइयाँ होंगी, छोटी मोटी वारदातें होंगी, लेकिन बाद में वो एक फुल फ्लेज वार में कन्वर्ट हो जाएंगी। बी रिमेंबर, एंड पाकिस्तान की जो चाइना के बेल्ट है वो चाइना, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, all the Islamic countries will come closer with China. They will become the alliance of Pakistan and China, and they will attack over India. But there are more chances that China will attack not only physically, but it will also attack by using the technology, by using the AI, by using different techniques and different information. There would be also the war of artificial intelligence. और इतने बहुत सारे chances ये भी हैं कि वो हमारे शेयर मार्केट के अंदर और हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, जो हमारा जो नेटवर्क सिस्टम है, वो चाइनीज़ एक बड़े लेवल पे उसको क्षतिग्रस्त कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो यूपीआई है, खासकर भीम यूपीआई एंड जो भी हमारी इंडियन मेड बैंकिंग सर्विसेज सेक्टर्स हैं, उनको मज़ीद बहुत बड़ी मुश्किल होगी और वो बहुत दिन तक काम ही नहीं करेगा और इंडिया में वैसे ही हाल हो जाएंगे जैसे लॉकडाउन में हुआ था और मज़ीद इससे भी बुरे हाल होंगे। हर तरह त्राही होगी, पैसे का बड़ा अकाल पड़ जाएगा, एटीएम्स बहुत लेवल पे खाली हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा जो मोबाइल में जो चलने वाले बैंकिंग सर्विसेज हैं, सारे बैंकों के लगभग सारे बंद हो जाएंगे कुछ छोड़ के, और ये तकरीबन कुछ महीनों तक चलेगा। इससे ज़रूर प्रॉब्लम होगी, लेकिन इससे हमारी जो इकॉनमी होगी वो भी, इस पर भी असर पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, इस वार के बाद दिस वार दैट विल टेक प्लेस इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर 2027 मिड, और इट मे टेक प्लेस at the end of 2027 and it will go long up to year 2032.
एट द एंड ऑफ 2032। सो 2027 से लेकर 2032 तक की लड़ाई होगी, लेकिन कंटिन्यूस नहीं होगी। कुछ साल, कुछ महीनों तक होगी, फिर रुक जाएगी, फिर स्टार्ट होगी, फिर रुक जाएगी। यानी एक ऐसा वार होगा जो कंटिन्यूसली ना होकर डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि इंडिया को कई महाज पे, कई प्लेसेस पे उसको उससे लड़ाई करी जाएगी। नॉर्थ वेस्ट पे, जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर है, वहाँ से चाइना होगा। कुछ पॉकेट्स बांग्लादेश के भी होंगे, टर्की के होंगे। इसके अलावा ईरान will play a significant role. Afghanistan will not take any part in this. But problem is that there are some pockets within the Afghanistan who will join this jihad against India. But Afghanistan as a sovereign country will not participate in this war. It will exempt itself, but still pockets will join Pakistan and this alliance. I mean alliance of Pakistan and China. और ये जो वार होगा कंटिन्यूस नहीं है, रुक रुक के है। फिजिकली है, एआई भी है, बैंकिंग से भी है, टेक्नोलॉजी से भी है, सैटेलाइट से भी है। तो ये जो वार है वो मल्टी मोड वार है, यानी कई मोड से वार होने वाली है। इकोनॉमिकल भी है इसके अलावा। लेकिन इसमें 2032 के बाद चाइना which is supposed to be the best economy of this world, वो जो है 2032 के बाद वहाँ पे बहुत सारी टेंशन होने वाली है। इवन ड्यूरिंग द वार 2030-29 के बाद वहाँ उसकी भी इकॉनमी बहुत ही वीक हो जाएगी। क्यों? उसका रीज़न ये है कि चाइना एज ए कंट्री बहुत बड़ा है इन द टर्म्स ऑफ एरिया, इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इस वजह से। और चूँकि इंडिया का जो अलायंस है वो यूएस, इज़राइल, इंडिया, जर्मनी और फ्रांस का है। तो ये जो पूरा वेस्टर्न ब्लॉक है, कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के पूरा वेस्टर्न ब्लॉक इंडिया के साथ आ जाएगा। स्टार्टिंग में नहीं आएगा, लेकिन वो एंड तक में आएगा। मतलब व्हेन द वार विल जस्ट अबाउट टू फिनिश, यानी सपोज करें 2032 में ये फिनिश होगा, तो उससे 6 या 7 महीने या 1 साल पहले आ जाएगा इंडिया के साथ। और तो दिस वेस्टर्न ब्लॉक एंड विद इंडिया विल फाइट अगेंस्ट these Pakistan, Iran, Saudi Arabia and this one China. I mean the alliance which have been led by China, उनके खिलाफ लड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि 2027 के बाद 2028 में जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो फिर चाइनीज़ जो भी सामान इंपोर्ट होते हैं उन पे धीरे धीरे बैन लगाना स्टार्ट करेगा। और फिर 2 साल में के अंदर 2030 तक जो है चाइनीज़ इकॉनमी है ना, उसको मज़ीद बहुत ख़तरा होगा और वो धीरे धीरे सिकुड़ती जाएगी। इट विल बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट। और 2031 तक चाइना का हाल बहुत ख़राब हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और चूँकि मैक्सिमम वेस्टर्न ब्लॉक एंड EU जो है यूरोपियन यूनियन, वो चाइना का फुली बाइकआउट कर देगा, जिसकी वजह से कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कुछ कंट्रीज़ भी हैं जो जैसे ब्राज़ील हो गया, तो इट विल नॉट फुली बाइकआउट चाइना, बट येस कई सारी कंट्रीज़ हैं जो बाइकआउट कर देंगी, जिसकी वजह से इंपोर्ट हो नहीं पाएगा। और फिर लास्ट फाइनली इंटरनल रिविलियन विल बिगिन टू हैपन। लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम की मांग करेंगे, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे लोग कहेंगे कि हमें भी वेस्टर्न तरीके का एक पैटर्न, वेस्टर्न ब्लॉक का जो पैटर्न है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, वही हमें चाहिए। यहाँ पे वन यूनिटरी रूल नहीं चाहिए जैसे चाइना में है। जिस तरीके का कम्युनिज्म चाइना में, वो हमें नहीं चाहिए। और लोग रेबेलियन करेंगे। और फिर फाइनली 2033 तक आते आते यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट देयर आर मोर चांसेस दैट चाइना विल स्प्लिट इन 4 or 5 डिफरेंट ऑटोनोमस रीजन्स। यहाँ पे कंट्रीज़ में चाइना डिवाइड नहीं होगी। लेट मी टेल यू वन थिंग, कंट्रीज़ में डिवाइड नहीं होगी, बट येस चाइना क्या करेगा कि अपने 5 या 6 रीजन्स ऐसे जिनको ऑटोनोमस घोषित कर देगा। यानी कि it will be like what you can see the status of Hong Kong. Hong Kong is still counted in China, but problem is that Hong Kong is an autonomous country, is an autonomous state, or you can say is an autonomous region, which is having its own flag, which is having its own anthem, which is having its own cricket teams, which is having its own player. I mean everything. It is having its own
सिंबल्स, नेशनल सिंबल्स एंड ऑल दैट, यानी कि एक ऑटोनॉमस रीजन हो जाएगा। बिल्कुल सेम, जरा देखते हो कौन कौन से रीजन हैं जो फ्री होने वाले हैं। यू कैन सी देयर आर न्यूमरस स्टेट्स which are going to be independent in the terms that they will become autonomous region, but still they will be under the protection of China. But the China will not have the direct effect on the foreign policy of these countries. So just wait for a moment, I'm going to take their names. उनके कुछ नाम हैं, आप देख सकते हैं। ये आप मैप आप देखें चाइना का, और इसमें जो ऑटोनोमस रीजन होने वाले हैं चाइना के, तो एक तो हो गया तिब्बत। यस, तिब्बत इज द स्टेट which will become an autonomous region after the war, this huge war that will take place from 2026 to 2033 with India and the Western Bloc. तो ये जो जोन है, पहला तिब्बत हो गया, that will become independent and autonomous, but still it will under the effect of China. दूसरा है वो जिनजियांग प्रोविंस, आप देख सकते हैं जो जिनजियांग प्रोविंस है, इट इज़ अ मुस्लिम प्रोविंस, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, दैट विल आल्सो बी ऑटोनोमस। जो तीसरा है आप देख सकते हैं, द थर्ड वन इज, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, इट इज़ द the other states which are going to become autonomous after this huge war, which will take place from 26 to 33, that is the some parts of the Inner Mongolia, not whole part, but yes, some parts of Inner Mongolia. पहला तो जिनजियांग हो गया, as I mentioned earlier, दूसरा तिब्बत हो गया, तीसरा हो गया इनर मंगोलिया, चौथा जो है, चौथा हमने जो स्टेट निकाला हुआ है आफ्टर डूइंग दिस एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, द फर्स्ट इज जिनजियांग, द सेकंड इज तिब्बत, द थर्ड इज यूनान। यस, यूनान इज द थर्ड वन, द थर्ड स्टेट दैट विल सेपरेट फ्रॉम चाइनीज इफेक्ट। Fourth one is some parts of Inner Mongolia, not the whole part, but yes, some parts of Inner Mongolia. And the fifth one, which is possibly it may split from Chinese occupation, that is some parts of Heilongjiang. Yes, this is the most eastern part of China. I'm just telling you about the northern part of Heilongjiang. और ये जो Heilongjiang पार्ट है उसको रशिया ने चाइना को दे दिया था फ्री में। इसका पूरा नाम मंचूरिया था। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो ये जो Heilongjiang का नॉर्दर्न पार्ट है और जो इनर मंगोलिया का नॉर्दर्न पार्ट है जो टेल जैसा दिख रहा है, दिस होल region was called as Manchuria in ancient time, in 18th and in 19th century, but later on later on Russia gave this whole part to China, and China made two separate states, which you can see in the map, Inner Mongolia and Heilongjiang. So ये जो इसके हिस्से हैं दोनों स्टेट्स के, वो possibly 99% there are chances that they will separate and Russia will again abrogate this. और इसके अलावा जो जिनजियांग प्रोविंस है, ताइबित है और यूनान है, that will become an autonomous region. तो ये अब 2033 में ये बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है कि चाइना की जो कुंडली है उसके हिसाब से इन पार्ट्स का जो है ऑटोनोमस होना ज़रूरी है, मैंडेटरी। हालांकि ये कोई एक कंट्री बन के अलग नहीं बने होंगे, इनके ये स्टिल दे विल अंडर द इफेक्ट ऑफ चाइना, बट येस वो एक ऑटोनोमस रीजन हो जाएंगे। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इंडिया का डायरेक्ट बॉर्डर चाइना के साथ नहीं होगा। ये हम इंडियंस के लिए, हम भारतीयों के लिए बहुत ही बेहतर है, और हम सारे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं काश ऐसा ही हो। हालांकि एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस में उसकी कुंडली भी इसी चीज़ को शो कर रही है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ वीडियो को देखें और वीडियो को, मेरे कंटेंट को लोगों तक शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।